वालेकुम व्यूवर्स। ये मैं आपके साथ फ़िज़ियोलॉजी के साथ हाज़िर हूँ। जो फ़िज़ियोलॉजी है ये पैरामेडिक्स की फ़िज़ियोलॉजी है। डिप्लोमा प्रोग्राम जो होता है 2 इयर्स उसके फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़िज़ियोलॉजी है। ये एक मेन सब्जेक्ट है फ़र्स्ट सेमेस्टर की। तो यही अक्सर के इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादातर यही जो बुक है यही फ़ॉलो होती है उस्मानिया की। तो हम इसी से पढ़ेंगे अपनी फ़िज़ियोलॉजी का जो कोर्स है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द सेल एंड इट्स फंक्शंस। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी जो है, फिजियोलॉजी में हम हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके नॉर्मल फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है द सेल एंड इट्स फंक्शंस। इसमें भी फिजियोलॉजी की डिफिनीशन लिखी गई है। फिजियोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लिविंग बॉडी। फिजियोलॉजी क्या है? मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, बॉडीज़ के मुख्तलिफ पार्ट, एक लिविंग बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स के नॉर्मल फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। इसको क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो सेल है। सेल क्या है? सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सब जानते हैं आप लोग कि सेल जो है वो क्या है। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेल की बदौलत बनी है, फंक्शंस के लिए भी सेल ज़िम्मेदार होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी पूरी लाइफ की, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी इससे बनी होती है। ह्यूमन बॉडी डिवेलप्स फ्राम ए सिंगल सेल कॉल्ड ज़ाइगोट। इंसान की जो जिस्म है वो सिर्फ एक सिंगल सेल जिसका नाम ज़ाइगोट है उस सेल से बनी हुई है। ये ज़ाइगोट कहाँ से पैदा होती है? जब मेल और फीमेल गेमीट्स मिक्स हो जाते हैं तो उस मिक्सेशन के रिज़ल्ट में एक सेल बनती है और बन के ये यूट्रस में आके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाती है। और इस सेल को हम क्या कहते हैं? ज़ाइगोट कहते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद ये फिर डिवाइड होके ग्रुप ऑफ सेल्स, फिर टिश्यू बनेंगे, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ ऑर्गन बनेंगे, फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, और फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक बॉडी बना देती है जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन बॉडी कहते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि इंसान का जो जिस्म है वो एक सिंगल सेल जिसका नाम ज़ाइगोट है उससे बना होता है। सेल के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद एक कंपोजिशन ऑफ सेल, मतलब कि सेल किन चीज़ों से बनी है, कौन सी चीज़ है कि उन्होंने क्या की है? सेल बनाई है। तो द सेल इज़ composed of different substances which are collectively called protoplasm। सेल मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस से बनी होती है जिनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? उनमें वाटर है। वाटर 70 to 85% है। आप लोगों से MCQs में पूछी जा सकती है कि वाटर कितने परसेंटेज में सेल में मौजूद होता है, तो आप वहाँ पे यही वाला सिलेक्ट करेंगे कि 70 to 85% होती है। उसके बाद प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये सारे 5 चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ें मिल के प्रोटोप्लाज्म बना देते हैं। इनको हम मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और यही प्रोटोप्लाज्म ने हमारे सेल को बनाया हुआ होता है। यही प्रोटोप्लाज्म से हमारा सेल बना होता है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर एग्जांपल कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सबको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो आगे सेल के पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट जो है सेल का वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ सेल। ये सेल का आउटर कवरिंग है, आउटर लेयर है जिसने सेल को ढांपा है बाहर से। इट इज़ मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स इन चीज़ों से बनी होती है। इट्स फंक्शन इज़ टू गिव ए पार्टिकुलर शेप टू द सेल। इसका फंक्शन क्या होता है? ये सेल को एक ख़ास इसने शक्ल दी हुई होती है, ख़ास शक्ल दी हुई होती है सेल को। इट आल्सो गिव सपोर्ट टू द सेल। ये क्या करता है? सेल को सपोर्ट भी देता है, सेल को सपोर्ट भी फराहम करता है। एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि इसके ज़रिए जो मटेरियल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन का, ये जो मेम्ब्रेन होता है इसके थ्रू क्या होते हैं? इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। जो सेल में ज़्यादा होते हैं, वेस्ट होते हैं, वो इसके ज़रिए बाहर निकलते हैं। और जो सेल्स को ग्लूकोज वगैरह एनर्जी के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो इसी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए अंदर चली जाती हैं।
दूसरा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ फ्लूइड इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, बट आउटसाइड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड होता है सेल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। हैविंग मॉलिक्यूल ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, वगैरह वगैरह। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज है जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इनमें से यहाँ बताया हुआ है कि ये राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA जो है ये भी इसमें पाई जाती है। इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जितने भी ऑर्गेनेलीज है ये सब साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। हम एक एक करके साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज है इनको पढ़ेंगे। तो ये क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर इन द सेल एंड इट हैज़ द फॉलोइंग 2 पार्ट्स। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स के, एक दूसरे से कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क होता है जो कि सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, दूसरे को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इससे क्या होते हैं? राइबोसोम इसके साथ अटैच होते हैं, इसीलिए ये रफ दिखाई देता है। जब माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो रफ दिखाई देता है, इसी वजह से हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये सिंथेसाइज प्रोटीन, ये क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, क्योंकि राइबोसोम्स इसके साथ अटैच होते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन है कि राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। इसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हम माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो इसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होती, इसी वजह से ये हमें स्मूथ नज़र आती है। यही वजह है इसने इसे क्या किया है, नाम दिया गया है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका क्या काम है? ये लिपिड की सिंथेसिस करती है। MCQs में आ सकती है आप लोगों के लिए कि कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कि प्रोटीन बनाता है, तो आप लिखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर MCQs आ सकती है कि कौन सा है जो कि लिपिड्स की सिंथेसिस करती है, तो आप लिख सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है? देयर आर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ द सेल। ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये सेल के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो आपसे MCQs में ये भी पूछी जा सकती है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं सेल के, तो आप लिखेंगे कि लाइसोसोम्स होते हैं। इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है फॉर फूड पार्टिकल्स, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनके। इट्स आल्सो कॉल्ड बैक्टीरिया किलिंग एजेंट। इसको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया किलिंग एजेंट भी कहते हैं लाइसोसोम्स को, क्योंकि इसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये क्या करता है? लाइसोसोम्स जो है उनके ज़रिए बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? बैक्टीरिया किलिंग एजेंट कहते हैं। तो आप लोगों से MCQs में ये भी आ सकती है, भी पूछी जा सकती है, MCQs आ सकती है कि वो कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जिसे हम बैक्टीरिया किलिंग एजेंट कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि वो लाइसोसोम है। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। आप सबको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर हाउस ऑफ द सेल हम इसे कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी पैदा होती है और वो एनर्जी ATP के फॉर्म में पैदा होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होते हैं? इट इज़ क्लियर सेलुलर स्पेस इनसाइड द सेल विच कंटेन वेस्ट मटेरियल और सिक्रीशन फॉर्म बाय द सेल। वैक्यूल जो होता है ये एक क्लियर सेलुलर स्पेस होता है, एक स्पेस होता है जो कि बिल्कुल क्लियर होता है, सेल के अंदर मौजूद होता है साइटोप्लाज्म में। और इसमें क्या होती है? वेस्ट मटेरियल्स होती है, और जो सिक्रीशंस होते हैं सेल के अंदर, सिक्रीशंस जितने भी होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं ये प्लांट सेल में वैक्यूल बड़े बड़े होते हैं और एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं। तो आपसे MCQs में ये भी पूछी जा सकती है कि कौन से सेल में वैक्यूल बड़े होते हैं, तो आप लिखेंगे कि प्लांट सेल में बड़े होते हैं।
इसके बाद है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? दीज कंटेन आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, मे बी अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मे बी फ्री। अभी हमने स्टडी की कि राइबोसोम वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होते हैं? राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि राइबोसोम्स जो है इनके अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए मौजूद होता है और ये या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होकर सेल के अंदर होते हैं या ये फ्रीली भी होते हैं। जब फ्रीली होते हैं तो हम जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो डॉट डॉट की शक्ल में नज़र आते हैं, और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें रफ नज़र आती है, इसीलिए हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जहाँ भी हो, ये चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो या ये फ्री हो, इनका काम प्रोटीन की सिंथेसिस करना है। फिर नीचे है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है? इट इज़ नियर द न्यूक्लियस हैविंग 2 सेंट्रियोल। ये न्यूक्लियस के नज़दीक होता है। इसके अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। और सेंट्रियोल का क्या काम है? इट पार्टिसिपेट एट अर्ली स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। सेंट्रियोल का काम होता है कि वो डिवाइड होकर जब डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होती है, तो उस वक्त ये सेंट्रियोल, ये जो 2 सेंट्रियोल है सेंट्रोमियर के सेंट्रोसोम के अंदर जो 2 सेंट्रियोल से ये ऐसा होता है कि सेंट्रोसोम डिवाइड होता है, और ये 2 जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ये एक सेंट्रियोल सेल के एक कोने में जाता है और दूसरा सेंट्रियोल दूसरे कोने में जाता है, और फिर इनके ज़रिए जो फाइबर्स होते हैं, जो सेल डिवीजन फाइबर हम उन्हें कहते हैं, वो बन जाते हैं। इट पार्टिसिपेट अर्ली। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये जो सेल डिवीजन का अर्ली स्टेज होता है, जिसमें जो वो फाइबर बनने का स्टेज, उसमें इनका काम होता है। ये एक साइड में, एक दूसरे साइड में जाके फिर इनके ज़रिए क्या बनती है? फिर इनके ज़रिए सेल डिवीजन में हेल्प हो जाती है। इसके बाद साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन क्या है? ये भी सेल सब क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन जो है सेल के अंदर पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट करती है। लिखा है कि इट सपोर्ट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट करते हैं। फॉर्म सीलिया ऑफ सीलियरी एपिथेलियम। ये जो सीलियरी एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम टिश्यू का एक टाइप होता है जो कि हमारे नोज में होता है, ट्रेकिया में होता है। सीलियरी एपिथेलियम जो होता है, इसमें एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको सीलियरी एपिथेलियम कहते हैं। तो ये जो साइटोस्केलेटन है, ये सीलिया बनाने में मदद देती है। साइटोस्केलेटन की वजह से सीलियरी एपिथेलियम के सीलिया बने हुए होते हैं। एंड फ्लैजिलम ऑफ द स्पर्म सेल, जो स्पर्म सेल का फ्लैजिलम होता है जिसके ज़रिए स्पर्म सेल मूवमेंट करती है, उसको भी साइटोस्केलेटन ने बनाया हुआ होता है। जो सेंट्रियोल्स होते हैं, अभी मैंने बताई कि सेंट्रियोल सेल डिवीजन में मदद देती है, ये सेंट्रियोल्स भी साइटोस्केलेटन ने बनाए हुए होते हैं। और जो स्पिंडल फाइबर्स की मैं बात कर रही थी, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स की, जो कि सेंट्रियोल के ज़रिए बनते हैं, उनको बनने में भी साइटोस्केलेटन मदद देती है। इसके बाद है गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ को हम गोल्जी एपेरेटस भी कहते हैं, गोल्जी बॉडीज़ भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट था, उसके नाम के साथ गोल्जी जुड़ा था, उसने इसको फाइंड किया था, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसके साथ गोल्जी हमने ऐड की है। तो ये क्या है? ये एक केनाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये भी न्यूक्लियस के नियर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं। विच फॉर्म सिक्रीशन ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितने भी सिक्रीशन होते हैं वो इनके ज़रिए बनते हैं। इसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? The nuclear membrane is a double layer structure that encloses the content of nucleus. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के कंटेंट्स को उसने क्लोज किया हुआ है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है। तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस के जो कंटेंट्स होते हैं उनको कवर किया हुआ है। इसके बाद न्यूक्लियस क्या है? All cell having dark staining mass of deoxyribonucleic acid DNA and nucleus, तमाम जितने भी सेल होते हैं उनमें एक छोटा सा डार्क निशान का एक मास पाया जाता है जिसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA के नाम से जानते हैं। वो कहाँ होता है? वो न्यूक्लियस में होता है। जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं सेल को तो उसमें एक डार्क चीज़ बिल्कुल सेंटर में नज़र आती है, उस डार्क मास को हम DNA कहते हैं, और फिर कहते हैं कि हाँ ये न्यूक्लियस है, कि इसमें DNA है। तो ये इसीलिए कह रहा है कि काल न्यूक्लियस के वो जो हमें काला नज़र आता है वो न्यूक्लियस है, और जो वो काला है वो क्या है? वो DNA है। इंक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
कहाँ इंक्लोज होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। हैविंग आरएनए, इसमें आरएनए होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आरएनए का काम होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड मास्टर ऑफ द सेल एंड इट्स एक्टिविटीज़, न्यूक्लियस को सेल और उसकी एक्टिविटीज़ का मास्टर कहा जाता है। विदाउट न्यूक्लियस सेल डाइज, न्यूक्लियस जब नहीं होता तो सेल क्या करता है? सेल डाइज होता है, सेल फिर जिंदा नहीं रहता। इसके बाद है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है? द न्यूक्लियस इज अरेंज्ड इन 46 माइन्यूट स्ट्रिप कॉल्ड क्रोमोसोम्स। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 46 धागे नुमा स्ट्रक्चर्स जो है वो वहाँ पे अरेंज हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमो मीन्स कलर और सोमा मीन्स बॉडी, तो ये कलरफुल बॉडीज़ होते हैं इसलिए हम इनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन पेयर ऑफ 23। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? इस तरह अरेंज होते हैं कि पेयर ऑफ 23 एक साइड पे और पेयर ऑफ 23 एक साइड पे, और एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ह्यूमन के जितने भी सेल्स हैं उनमें क्या होगा? 46 क्रोमोसोम होगा। तो 46 वाला क्रोमोसोम जब बनेगा तो उससे फिर इंसान बनना शुरू होगा। ये जो जाइगोट होती है उसमें जो 23 पेयर है वो फादर्स से आए हुए होते हैं, और जो 23 पेयर्स है क्रोमोसोम्स के वो मदर्स से आए हुए होते हैं, और जाइगोट में जब 46 बन जाती है तो ये ह्यूमन सेल बन जाती है। वन मेंबर ऑफ ईच पेयर ब्रिंग इनहेरिटेंस फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड अनदर फ्रॉम फीमेल। देखिए यहाँ भी बता रहा है कि एक जो पेयर है, एक जोड़ा है 23 का, वो क्या हुआ है? फादर से आया हुआ है, और दूसरा जो है वो क्या है? फीमेल पेरेंट से आया हुआ है, मदर से। जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, और जो जीन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। तो ये यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए, इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।